नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी आगे। के पाठक ने शिक्षकों के बाद अब छात्रों को दिया निर्देश। आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में बिहार का यह जिला अव्वल। खाते से कट गया लेकिन एटीएम से नहीं निकला कैश, तो अपनाए ये तरीका। आज है भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 का रोमांचक मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 677 पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के कुल 677 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं SAMT पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ कार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 का रोमांचक मुकाबला। आज यानी कि 14 अक्टूबर को भारत विश्व कप 2023 का अपना तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने वाला है। मालूम हो कि साल 2016 के बाद पहली बार दोनों टीमों के बीच भारत में मुकाबला खेला जाने वाला है। आज के इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार है। भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराया है। वहीं पाकिस्तान ने भी दोनों मैच जीते हैं। मालूम हो कि वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का आमना सामना 7 बार हुआ है। इन सभी मैचों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। वहीं हाल ही में एशिया कप 2023 में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ऐसे में आज का यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स के चैनल स्टार स्पोर्ट्स HD1, स्टार स्पोर्ट्स HD2 में देख सकते हैं। इसके अलावा आप DD स्पोर्ट्स और DTH में भारत बनाम पाक का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। वहीं OTT में इस मैच को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी आगे। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्होंने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उनके शिक्षण संस्थान द्वारा भरने हेतु तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। बता दें कि इस विस्तारित अवधि के तहत विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म वेबसाइट senior-secondary.biharboard-online.com के माध्यम से शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा अब दिनांक 18 अक्टूबर 2023 तक विलंब शुल्क के साथ भरा जाएगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने या शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612223074 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रिकी मिश्रा के बारे में। रिकी मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 1987 में हुआ था। यह एक भारतीय निर्देशक, संगीत निर्देशक और एक प्रशिक्षित गायक हैं। उन्होंने उस्ताद सुल्तान खान, उषा मंगेशकर, साधना सरगम, एरिक मिरियंथल और समीर अंजान जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। उन्होंने के कुणाल, गांजावाला, जावेद अली, रूप कुमार, अतीत कुमार, आकृति राठौर, MD कक्कर और मीका सलामत के साथ भी काम किया। बता दें कि रिकी मिश्रा ने अपनी करियर की शुरुआत 2009 में मीका के साथ अपने एल्बम नजरीन मिलाने वाली से की थी। मालूम हो कि वह युवा थे जब उन्होंने सुनील देवनाथ और पंडित कामेश्वर से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें 12 साल की उम्र में अपना पहला गायन पुरस्कार मिला। गया एयरपोर्ट से आज से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आज यानी कि 14 अक्टूबर से राज्य से अलग अलग देशों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें म्यांमार, भूटान, वियतनाम और थाईलैंड है। मालूम हो कि हवाई सेवा गया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होने वाली है। बता दें कि जिन विमान कंपनियों के द्वारा विमान सेवा दी जाने वाली है उनमें भूटान के लिए डुक एयरवेज, म्यांमार के लिए म्यांमार नेशनल एयरलाइंस, थाईलैंड के लिए थाई स्माइल और एयर एशिया और वियतनाम के लिए वियतनाम एयरवेज की चार्टर्ड फ्लाइट संचालित करेगी। बता दें कि भूटान की एयरवेज 30 दिसंबर से सप्ताह में रविवार और बुधवार को पारो गया पारो फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। यंगून गया यंगून फ्लाइट सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार तक के लिए विमान सेवा और म्यांमार नेशनल एयरलाइंस 18 नवंबर से सोमवार
बुधवार, शुक्रवार, रविवार के लिए विमान सेवा संचालित करेगी। वहीं बैंकॉक के लिए गया से 29 अक्टूबर से बुधवार, शुक्रवार और रविवार के लिए फ्लाइट सेवा शेड्यूल की गई है। वियतनाम के लिए हनोई गया चार्टर्ड फ्लाइट सेवा 22 अक्टूबर, 2 नवंबर, 11 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर, 23 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 के लिए निर्धारित है। के पाठक ने शिक्षकों के बाद अब छात्रों को दिया निर्देश। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके, इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न जिलों में पहुंचकर सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने का भी काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब के पाठक बीते दिन सहरसा के मनोहर हाई स्कूल पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वहां एक भी छात्र ड्रेस पहनकर स्कूल नहीं पहुंचे थे। सभी बच्चे सामान्य कपड़े में थे, जिसे देख के पाठक के द्वारा पूछा गया कि ड्रेस में क्यों नहीं आए, जिसके जवाब में बच्चों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उनके पास में खड़े स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि कई बार कहने के बावजूद बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं आते, जिसके बाद के पाठक के द्वारा छात्रों को समझाते हुए कहा गया कि अगर वे सभी ड्रेस में नहीं आए तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और न ही क्लास में एंट्री दी जाएगी। उन्होंने छात्रों के सामने ही प्रिंसिपल से कहा कि ड्रेस पहनकर न आने पर छात्रों के नाम को काट दिया जाए। मनरेगा के सहयोग से प्रारंभिक स्कूलों में बनेंगी चहारदीवारी। राज्य के शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में मनरेगा योजना के सहयोग से चहारदीवारी का निर्माण करने के लिए सहमति बन गई है, जिसके बाद अब चहारदीवारी के निर्माण के लिए सामग्री खरीद के लिए राशि शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाएगी, तो वहीं मजदूरी का भुगतान मनरेगा के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा 1891 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए राज्य योजना मद में से कुल 56,700 मीटर लंबी चहारदीवारी के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। ये राशि संबंधित जिलों को भेज दी जाएगी और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा संबंधित विद्यालयों में निर्माण की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। एसएससी ने फरवरी महीने के एग्जाम कैलेंडर को किया जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के द्वारा फरवरी परीक्षा कैलेंडर 2024 जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार कैलेंडर में दिए गए परीक्षा के लिए शामिल होना चाहते हैं वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर कैलेंडर को देख सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018-19 और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2020-22 6 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली है। एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018-2019 और एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2020-2022 7 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2019-2020 और जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2021-2022 8 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय सचिवालय सहायक ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018-2022 12 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में बिहार का यह जिला अव्वल। बैंकर्स समिति से राज्य सरकार को मिली रिपोर्ट के आधार पर बिहार के आकांक्षी जिलों में वैसे लोग जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, उन तक बैंक सुविधा पहुंचाने में राज्य का पूर्णिया जिला अव्वल रहा। तो वहीं अगर सबसे फिसड्डी जिले की बात करें तो वह सीतामढ़ी रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के कुल 39 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जिन्हें आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है, जिनमें अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि लक्षित वित्तीय समायोजन एकीकृत कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत बिहार के आकांक्षी जिलों में एकीकृत कार्यक्रम के तहत लक्षित समूह तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेगूसराय संग्रहालय के बारे में। शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बेगूसराय संग्रहालय है। यहाँ आपको इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1981 में की गई थी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर भगवान विष्णु, गौतम बुद्ध, सूर्य देवता और भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिल जाती है। यहाँ बौद्ध काल, मौर्य काल, मुगल काल से लेकर पाल कालीन पुरावशेष मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक विरासत बेगूसराय संग्रहालय में संजो कर रखे गए हैं। यहाँ प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के सिक्के का एक बड़ा संग्रह संरक्षित है, जिसकी संख्या 5000 के आसपास है। संग्रहालय में पालकालीन चांदी के श्री विग्रह लेख युक्त सिक्के, स्वर्ण मुद्रा, 13वीं व 14वीं शताब्दी के मुस्लिम राजाओं के तांबे एवं चांदी के सिक्के, ताम्र व रजत मुद्राओं के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट तथा स्वतंत्र भारत की विभिन्न मुद्राएं रखी गई है। इसके साथ साथ तार के पत्ते पर हस्तलिखित महाभारत, बौद्धकालीन स्तूप, प्राचीन प्रतिमाएं, पत्थर, आभूषण के अलावा जिला के ऐतिहासिक महत्व की सामग्री रखी गई है। राज्यपाल ने टीबी मरीजों के बीच पोषण आहार किट का किया वितरण।
बीते दिन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने SKMCH परिसर में टीबी मरीजों के बीच पोषणहार पैकेट का वितरण किया और सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यक्ष्मा उन्मूलन समाज की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा यक्ष्मा उन्मूलन पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और पूरा करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक पहल से ही बिहार टीबी मुक्त होगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा खुद 51 रोगियों को गोद लिया गया है, जिनको हर 6 माह में नियमित आहार दिया जाता है। ऐसे में आप भी एक टीबी रोगी को गोद ले। इस दौरान राज्यपाल के द्वारा टीबी मरीजों के पोषणहार की व्यवस्था करने वाले समाज के 9 विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया। नेपाल बॉर्डर से चीनी जासूस की बिहार में घुसपैठ की कोशिश। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से सशस्त्र सीमा बल के द्वारा संदेह के आधार पर किशनगंज के ठाकुरगंज में पानी टंकी के पास स्थित नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक को भारत में फर्जी तरीके से घुसपैठ करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसके पास से दोनों देशों का पासपोर्ट और चीनी मुद्रा भी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा 1.43 लाख भारतीय रुपए और 62,000 नेपाली मुद्रा भी बरामद किया गया है। वहीं SSB की जाँच में भारतीय पासपोर्ट पर दर्ज पता फर्जी पाया गया है। SSB अधिकारी अल्टी तमंग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में घुसपैठ करते हुए पकड़े जाने पर चीनी नागरिक के द्वारा SSB के SI शिव पासवान को 50,000 रुपए रिश्वत भी ऑफर की गई थी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल की खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रदेश में मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार से मानसून की लगभग विदाई तय मानी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि आसमान में दिखने वाले बादल भी कुछ दिनों में गायब हो जाएंगे। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना से साफ इनकार किया गया है। IMD की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों के दौरान बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से वापस चला जाएगा। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना से इनकार किया गया है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बार प्रदेश में ठंड में भी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक दूसरी संभावना यह भी जताई गई है कि अगर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी होती है तो और भी तापमान में कमी होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों को मिली फर्नीचर खरीदने की हिदायत। राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सके, इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कई फरमान जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में अब के पाठक की ओर से राज्य के सभी जिलों के DM को पत्र लिखकर यह आग्रह किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों में जमा करोड़ों की राशि से उनके पोषक क्षेत्रों के दायरे में आने वाले नजदीकी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बैठने के लिए जरूरी फर्नीचर खरीदे। ऐसे में अगर किसी माध्यमिक स्कूल में राशि कम पड़ जाती है तो उनके प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कम से कम दरियां खरीद कर जरूर दे दे। उन्होंने पत्र में कहा है कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि ठंड के दिनों में स्कूलों में कोई बच्चा ठंडे फर्श पर न बैठे। बता दें कि पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यह सभी प्रक्रिया स्कूल क्लस्टर कॉन्सेप्ट के तहत की जानी है। बिहार में भारत का पहला लैब जहां बन रहा मीठा बांस। बैम्बू मैन ऑफ बिहार एवं टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तेज नारायण बनैली कॉलेज में देश का पहला बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें एक बार में लगभग 2 लाख मीठे बांस का उत्पादन किया जा रहा। बता दें कि यहाँ तैयार मीठे बांस के पौधे को छपरा, सिवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। मालूम हो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह लैब बिहार सरकार के वन विभाग के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हेड प्रोफेसर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक बार की लागत से करीब 100 साल से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। खाते से कट गया लेकिन ATM से नहीं निकला कैश, तो अपनाए ये तरीका। कई बार जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो हमारे अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन ATM से पैसे नहीं निकलते, जिससे कि हम काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बता दें कि RBI के मुताबिक अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं लेकिन ATM से नहीं निकले हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके कटे हुए पैसे ट्रांजैक्शन वाले दिन को हटाकर अगले 5 दिनों में वापस कर देगा। लेकिन अगर 5 दिनों के बाद भी पैसे नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक को हर दिन ग्राहक को 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा। वहीं इसके अलावा RBI की ओर से ग्राहकों को यह भी सलाह दिए जाते हैं कि अगर उनके खाते से पैसे गलत तरीके से कट गए हैं तो इसकी जानकारी वे सबसे पहले बैंक को दे और साथ ही ATM ट्रांजैक्शन के स्लिप को भी भविष्य में बचा कर रखे। अगर शिकायत दर्ज करने के बाद भी बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो अब बैंक के आंतरिक लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिल्म कोर्ट में बिहार के पूर्व CM मांझी आए नजर।
बीते दिन परफेक्ट टाइम पिक्चर्स प्रोडक्शन और ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट ब्लैक पैंथर मूवी लिमिटेड की अक्षय दित्ती द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म कोर्ट देश भर में रिलीज हो गई है। बता दें कि इस फिल्म में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर फिल्म के लेखक और निर्माता बिहार शरीफ निवासी कुमार अभिषेक और पिन्नू सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि फिल्म बिहार में बनी बिहार के लोगों की फिल्म है। इसमें संजय मिश्रा और नसरुद्दीन शाह के बेटे विवांश शाह जैसे कलाकारों के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग 45 दिनों में पूरी हुई है। बीजेपी के नेता को जेडीयू के संपर्क में रहने वाले जेडीयू के दावे पर तारकिशोर का बयान। जेडीयू कोटे से आने वाले मंत्री संजय झा के द्वारा यह दावा किया गया था कि बीजेपी के कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। वहीं अब उनके इस बयान पर बीते दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और जेडीयू नदी के समान और कभी भी समुद्र नदी में नहीं मिलती है, इसलिए वे कभी इस भ्रम में न रहे कि हमारी पार्टी के बड़े नेता उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब अपनी पार्टी की जीवंतताओं को बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, उससे बिहार बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने 18 साल तक बिहार में शासन किया और बिहार को क्या बना दिया यह बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति लाने का काम किया है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को दी चुनौती। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें चुनौती दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार में दम है तो वह यह बात खुलकर कह दे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। उनका किसी भी तरह कोई भ्रष्ट काम से लेना देना नहीं है और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे, जबकि इसके लिए उन्हें सीबीआई या ईडी की रेड का भी डर नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लालू यादव, तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी से कोई प्रेम नहीं है। महागठबंधन बनाने और आरजेडी के साथ जाने के उनके पास केवल 2 कारण हैं। एक तो ये कि 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतकर उन्हें सीएम के पद से हटाकर अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम बना देती, या और दूसरा कि जब 2025 तक वो खुद सीएम नहीं रहेंगे तो विरासत किसी ऐसे को सौंप कर जाएंगे जो अयोग्य हो, ताकि लोग कहते रहें कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार का राज था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 को की गई। यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। भारत में 1953 को संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने 1997 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपए जारी करने की घोषणा 2008 में की। राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन 2010 में हुआ। दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म 1884 में हुआ। भारत के प्रमुख सितारवादकों में से एक निखिल रंजन बनर्जी का जन्म 1931 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 1950 में हुआ। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी ऋत्विक भट्टाचार्य का जन्म 1979 में हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का जन्म 1981 में हुआ। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन 1240 में हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का निधन 1947 में हुआ। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का निधन 2004 में हुआ। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का निधन 2013 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि शिलोंग टाइम्स का दावा है कि सीमा सुरक्षा बल ने अवैध रूप से 1 लाख रुपए मूल्य की चीनी की कई बोरियां जब्त की और उन्हें दुकानदारों को बेच दिया। पीआईबी ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। बीएसएफ इंडिया के द्वारा चीनी की जब्त की गई बोरियों को उचित जब्ती ज्ञापन पर सीमा शुल्क कार्यालय बारसोरा को सौंप दिया गया है। 1299 रुपए में लॉन्च हुआ जियो भारत B1 4G।
जियो की ओर से देश में जियो भारत B1 4G लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत 1299 रुपए निर्धारित की गई है और यह केवल एक रंग काले रंग में उपलब्ध है। यह 4 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं इस फोन में 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, इसलिए आप इस पर म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। इसका डिजाइन भी अन्य जियो भारत फोन से थोड़ा अलग है। इसके पीछे की और मैट फिनिश के साथ पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है। इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है। जियो भारत प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो डिवाइस को जियो सावन ऐप से गाने स्ट्रीम करने, जियो सिनेमा ऐप से फिल्में, शो और स्पोर्ट्स स्ट्रीम करने और जियो पे ऐप का इस्तेमाल करके UPI भुगतान करने की अनुमति देता है। फोन में एक बिल्ट इन FM रेडियो भी है और यह 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। वहीं इसके लिए 2 प्लान उपलब्ध है, जिनकी कीमत 123 रुपए और 1234 रुपए है। इसमें से 123 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 14 GB डेटा दिया जाएगा। वहीं 1234 रुपए वाले डेटा प्लान में एक एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 168 GB डेटा मिलता है। फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट फुकरे 3 अब तक बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। बता दें कि फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में शानदार 66.02 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अब यह फिल्म दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है, जहां इस फिल्म ने 4.02 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अब फिल्म के रिलीज हुए 15वें दिन के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। दरअसल सेकंड पिक की अली ट्रेड रिपोर्ट फिल्म फुकरे 3 गुरुवार तक 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और अब इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक 81.24 करोड़ रुपए हो चुका है। बता दें कि इस फिल्म में कलाकार के रूप में बिहार के लाल, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, मनजोत सिंह और वरुण शर्मा के द्वारा काम किया गया है। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ हुआ बंद। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। एक तरफ जहां सेंसेक्स में 125 अंक की गिरावट हुई, तो वहीं निफ्टी भी फिसलकर 19,750 पर पहुंच गई। बता दें कि कारोबार के अंत में यानी कि बीते दिन BSE सेंसेक्स 125.65 अंक या 0.19% फिसलकर 66,282.74 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 42.95 अंक या 0.22% की गिरावट के साथ 19,751.05 के स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि बीते दिन जिन 5 सेंसेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, उसमें एक्सिस बैंक, इंफोसिस, भारतीय STT बैंक, विप्रो और JSW स्टील के शेयर शामिल है। वहीं जिन 5 सेंसेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, उनमें टाटा मोटर्स, इंडसलैंड बैंक, HCL टेक, नेस्ले इंडिया और मारुति सुजुकी शामिल है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आप सांसद संजय सिंह। बीते दिन 13 अक्टूबर को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट के द्वारा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 14 दिनों के लिए यानी कि 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि संजय सिंह को शराब घोटाले में 4 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उन्हें 5 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और ईडी के द्वारा संजय सिंह को 10 दिन की रिमांड पर भेजने की अपील कोर्ट से की गई थी, जिस पर कोर्ट की ओर से 5 दिन की सहमति देते हुए संजय सिंह को ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी UAE। अगला सवाल, हाल ही में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतीय की सूची में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। अगला सवाल, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजपुर। अगला सवाल, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, संजीत कुमार, विवेक मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार तांती, विकास दास, रोहित कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, सिद्धार्थ कुमार, सोनी कुमारी, रविशंकर, मोहम्मद असलम, चंदन कुमार, पटेल, मोहम्मद फहीम, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में किसके जीतने की प्रबल संभावना है? अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।